Morning students, I hope you all are fine and taking your regular classes and doing your work. So let's our class with thought. Our thought is the library is the temple of learning and learning is just a drop in the ocean, but the ocean would be less because of that missing drop. पुस्तकालय सीखने का मंदिर है और सीखना सिर्फ सागर में एक बूंद है, लेकिन उस बूंद के कारण महासागर कम होगा। अर्थात बच्चों, पुस्तकालय और हमारा विद्यालय एक मंदिर है और उस मंदिर में शिक्षा प्राप्त करना सागर की एक बूंद के समान है। क्यों? क्योंकि बच्चों वहाँ पर शिक्षा का विशाल भंडार समाहित है। अगर हम थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो वो एक बूंद के समान है, परंतु बूंद हम ना प्राप्त करें, अगर वो हम बूंद ना प्राप्त करें तो हम संपूर्ण नहीं हो पाएंगे। अतः शिक्षा का जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने हिंदी सेकंड उपसर्ग का अध्ययन किया था। मैंने बताया था उपसर्ग शब्दों के आगे लगकर उसका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं। आपको मैंने हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग व मिश्रित उपसर्ग का प्रयोग करके बताया था। मैं आशा करती हूँ आप उस चैप्टर को अच्छे से समझ गए होंगे। और अब हम इस क्लास में क्षितिज बुक का पार्ट 1 का फर्स्ट लेसन दो बैलों की कथा संक्षेप में पढ़ेंगे। इस कथा के लेखक प्रेमचंद हैं। सबसे पहले हम प्रेमचंद लेखक के बारे में कुछ जान लेते हैं। जिस प्रकार उपवन में फूल तो बहुत होते हैं पर गुलाब का स्थान कोई नहीं ले सकता, उसी प्रकार उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का स्थान हिंदी साहित्य में कोई नहीं ले सकता। प्रेमचंद का जन्म लम्हई नामक गांव में हुआ। इनके प्रमुख उपन्यास निर्मला, गबन, गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि आदि हैं। इन्होंने बहुत सारा कथा साहित्य लिखा। उसी कथा साहित्य में से एक कथा दो बैलों की कथा है जो आज हम पढ़ेंगे। अपने साहित्य में इनके मूल विषय रहे नारी की दुर्दशा, किसानों के जीवन में पशुओं का महत्व, कैसे पशु किसानी जीवन में प्रयोग लाए जाते हैं, स्वतंत्रता संग्राम, ये इनके मूल विषय थे। सभी जानवरों की अपनी अपनी विशेषता होती है, जैसे गाय सींग मारती है, बैल अपने अड़ियल स्वभाव के कारण जाना जाता है। हीरा और मोती जूरी के बैल थे, दोनों हट्टे कट्टे तंदुरुस्त थे। पछाई जाति के बैल थे। पछाई एक फालतू जानवरों की जाति है। दोनों जूरी के घर पर बहुत प्रसन्न थे। जूरी भी उन्हें बहुत प्रेम से रखता था। एक साथ दोनों काम करते थे और उनकी मित्रता आपस में बहुत ज़्यादा थी। आपस में मूक भाषा में उनकी बात होती। ये एक ऐसी शक्ति होती है जो पशुओं में ही होती है। अपने आप को श्रेष्ठ समझने वाला इंसान, उसके पास भी ये शक्ति नहीं होती। तो दोनों आपस में मूक भाषा में बात करते थे, बिना बोले एक दूसरे की बात को समझ लेते थे। एक साथ नान में मुंह डालते। नान एक ऐसी जगह जहाँ पशुओं को चारा डाला जाता है। अगर एक वहाँ से मुंह हटा लेता तो दूसरा भी वहाँ से मुंह हटा लेता। खेतों में भी जब जाते तो उन्हें जब गाड़ियों में जोता जाता तो उनकी कोशिश यही रहती थी कि उनका भार दूसरे पे पर ना पड़े, उन्हीं पे ज़्यादा रहे। एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। जूरी के साथ साथ बैल भी खुश, अच्छा चारा उनको खाने को मिल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, जूरी का साला गया और उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए जूरी के घर पे आ गया। दोनों जाना नहीं चाहते थे, लेकिन
जब मालिक ने उसके साथ भेजा तो उन्हें जाना पड़ा। रास्ते में मोती ने बहुत तंग किया। उसने बहुत उत्पात मचाया, कभी इधर भागते कभी उधर भागते। बड़ी मुश्किल से दोनों गया के घर पर पहुँचे। जब गया के घर दोनों पहुँचे तो वहाँ पर गया ने उन्हें खाने के लिए नहीं दिया, क्योंकि रास्ते भर वो तंग करते आए थे और गया को बहुत गुस्सा आया था। वो बहुत नाराज़ था इस बात से। दोनों को जब रात में वहाँ पर सोता पड़ गया, मतलब जब सभी वहाँ पे सो गए, तो उन्होंने अपने अपने पगे काट डाले। पगे होता है रस्सा जो जानवरों के गले में बांधा जाता है, उसको कहते हैं पगे। वो तोड़ डाले और दोनों वहाँ से भाग निकले। भागते भागते सीधा पहुँच गए जूरी के घर, मतलब अपने मालिक के घर। जूरी उनको देखकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसके बैल वापस आ गए थे। लेकिन जो उसकी पत्नी थी वो बहुत गुस्सा हो गई। अब गुस्सा तो होगी, क्योंकि इसके भाई के घर से बैल भाग के आए थे। तो पत्नी बहुत गुस्सा थी। उसने नौकर को हिदायत दे दी कि इनको खाने के लिए कुछ भी ना दिया जाए। लेकिन जब आसपास के जो लोग थे सभी उनकी प्रशंसा कर रहे थे। क्यों? क्योंकि सीधे वो वहाँ से भाग के जूरी के घर पे पहुँच गए थे। कोई उन्हें गुड़ खिला रहा था, कोई उन्हें चारा डाल रहा था। इसी बीच अगले दिन गया फिर से आ धमका जूरी के घर पर, उन बैलों को अपने साथ दोबारा ले जाने के लिए। बैलों को जाने का मन नहीं था, अपना घर छोड़ के जाने का मन नहीं होता है किसी का, उनका भी नहीं था। लेकिन इस बार गया पूरी तैयारी के साथ आया था। इस बार वो गाड़ी लेकर आया था। गाड़ी में जोत कर वो उसे अपने साथ ले गया। रास्ते में मोती का एक मन किया कि गाड़ी को धक्का देकर गिरा दिया जाए, लेकिन हीरा समझदार था। हीरा ने कहा कि ऐसा करने से दोनों की जान को खतरा हो सकता है। उसने बात को संभाल लिया। पहुंच गए गया के घर। वहाँ वो उनके व्यवहार से पहले ही बहुत परेशान था। पिछले दिन भी दोनों ने बहुत तंग किया था, आज भी दोनों ने उसे बहुत तंग किया था। जा कर के वो उनको अपने बाड़े में बांध दिया खाने के लिए। फिर वही रूखा सूखा भूसा पूरा दिन गया उनसे काम लेता था और शाम को कुछ भी ना देता था। कभी कभार रूखा सूखा भोजन ही देता था। दोनों बहुत परेशान थे। गैया के घर में पहरो रहता था और उसकी एक छोटी बच्ची थी। छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी और सौतेली माँ उसे बहुत तंग करती थी। उस बच्ची को बैलों को देखकर थोड़ी थोड़ी आत्मीयता जागी। वह उनसे प्रेम करती थी, उनके साथ वो समय कुछ बिताना चाहती थी। वो बच्ची एक रोटी लेकर जब सभी सो जाते तो एक एक रोटी दोनों को देती थी। अब एक रोटी से तो भला अट्टे कट्टे तंदुरुस्त बैलों का भूख का शांत तो होगी ही नहीं, लेकिन उनको ऐसा लगता था कि मानो वो उनके मन को संतुष्टि मिल गई हो, क्योंकि वो इतने प्यार से रोटी लेकर आती थी, उससे बैलों को बहुत संतुष्टि मिलती थी। मोती बहुत ही गुस्से में आ जाता था कभी कभी उस लड़की की दुर्दशा देखकर भी, क्योंकि सौतेली माँ उसे बहुत मारती पीटती थी, दिन भर काम कराती थी, तो उसे बहुत गुस्सा आता था। एक दिन बैठा बैठा वो सोचता है कि हीरा मेरा मन करता है कि इसके मालिक को मार दिया जाए। तो हीरा बोलता है अगर मालिक को मार देगा तो बच्ची तो अनाथ हो जाएगी, क्योंकि उनकी माँ तो पहले ही नहीं है, सौतेली है। अब मोती सोचता है क्यों ना मैं इसकी माँ को ही मार दूँ। हीरा जो जबकि समझदार था वो कहता है कि मोती सभ्य समाज में औरतों पे सींग नहीं चलाते। ये उस समय की समाज में स्त्रियों की दशा का वर्णन करता है। उस समय समाज में स्त्रियों की दशा जो थी वो ठीक नहीं थी।
लेकिन सभ्य समाज के अपने कायदे कानून होते हैं। वहाँ पर औरतों पे हाथ उठाना कायरता की निशानी है। मोती मन महसूस कर रह गया, वो कुछ नहीं कर सकता था। फिर भी दोनों ने बैठे बैठे भाग जाने की योजना बनाई। अब जो रस्सी थी उनके गले में वो तो टूटने से रहे, लेकिन योजना बनती है कि अगर इनको चबा लिया जाए तो थोड़ा कमज़ोर हो जाएंगे और आसानी से टूट जाएंगे। बच्चे जब उन्हें भोजन देने आई तो उसने देखा कि हीरा और मोती अपने गले के रस्से को चबा रहे हैं। उसे उन पर दया आ गई और उसने वो रस्सा खोल दिया, दोनों को भगा दिया। और गया के घर से जब वो भागते हैं तो भागकर कांजी हाउस में पहुंचते हैं। कांजी हाउस से अन्य जानवर को उन्होंने भगा दिया, लेकिन खुद हीरा के गले में मोटा रस्सा होने के कारण वो ना जा पाया, वो वहीं पे रह गया। सुबह जब कांजी हाउस का मालिक वहाँ आया तो किसी भी जानवर को ना पाकर बहुत गुस्सा हुआ। वहाँ केवल हीरा और मोती थे। मालिक था जो उसको बहुत मारा, उनकी बहुत पिटाई की और उन्हें एक हफ्ते तक कुछ भी खाने को नहीं दिया, केवल उन्हें पानी दिया जाता था। सिर्फ पानी के ऊपर बैल कितने दिन जीवित रह सकता था। धीरे धीरे उनकी सेहत गिरने लगी और दोनों कुछ ही दिनों में बहुत मरियल से दिखाई देने लगे। एक हफ्ते के बाद वहाँ कांजी हाउस में कुछ लोग आने लगे और दोनों जानवरों को देखते और बुरा समूह बना के वहाँ से चले जाते। क्योंकि अगर किसी को खरीदना होता उनको तो हट्टे कट्टे बैलों को खरीदते। बुरा समूह बना के वो वहाँ से जा रहे थे। किसी को भी वो बैल पसंद नहीं आ रहे थे, क्योंकि वो भूख के कारण वो बहुत मरियल हो चुके थे। कुछ समय के बाद वहाँ एक दड़ियल सा आदमी आया और उसने उसे खरीद लिया। उन्हें खरीदा। दोनों को मन में ये विचार आया कि अब तो पक्का हम लोग कट जाएंगे, क्योंकि पालने के लिए तो कोई इतने दुबले पतले जानवर खरीदेगा नहीं। तो वो एक कसाई था, उनको लेकर कांजी हाउस से वो चल पड़ा। रास्ते में जब जा रहे थे तो उन्हें जाना पहचाना रास्ता दिखाई दिया। उन्हें याद आया, अरे इसी रास्ते से तो हम जब गया उनको घर ले गया था तो वो आए थे। वो रास्ता देखकर उनके मन में जान आ गई, एक आशा की किरण जाग गई और वो उस पगडंडी पर कूदते फांदते कसाई के हाथ से छूटकर भाग निकले और भागकर सीधा पहुंच गए जूरी के घर पर। जूरी उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि उनके बैल उसके पास थे। पीछे पीछे दौड़ता हुआ वो कसाई दड़ियाल आदमी वहाँ पहुँचा। अब वहाँ जाकर वो जूरी से कहता है कि ये मेरे खरीदे हुए बैल हैं, इन्हें मुझे वापस करो। जूरी को गुस्सा आया। जूरी बोलता है, ये मेरे बैल हैं, लगता है तुमने खरीदे नहीं, चुराए हैं, क्योंकि ये मेरे दरवाजे के ऊपर खड़े हैं तो ये मेरे हैं। तो इसी से पता चल रहा है कि दोनों बैलों को मालिक का साथ पाके बहुत अच्छा लग रहा था। मोती ने उस आदमी को वहाँ से खदेड़ दिया। बहुत आगे तक उसे सींग मारता हुआ वो उसे भगाता हुआ ले गया। वो जब उस गांव से बाहर कर दिया तो वापस जूरी के पास चला आया। जूरी की पत्नी वो भी देखकर उन्हें बहुत खुश थी और उन्हें खाने के लिए अच्छा अच्छा भोजन दिया गया।
क्योंकि इतने दिनों के बाद दोनों अपने घर वापस आए थे। तो ये थी अब तक हमारी कथा, दो बैलों की कथा। नमस्कार। 35 बच्चों, अब हम इसका प्रश्न अभ्यास देखेंगे। कहानी मैंने बताई है, आशा करती हूँ आपको कहानी समझ में आ गई होगी। और देखिए अब इसका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? क्यों ली जाती होगी? क्यों? पहला पॉइंट है कि उनकी संख्या का पता करने के लिए कि उनकी संख्या कितनी है। दूसरा, उनकी सेहत की जांच करने के लिए कि कोई बैल मर तो नहीं गया, भाग तो नहीं गया, या उसकी सेहत कैसी है। इसीलिए सभी पशुओं की हाजिरी ली जाती थी। हमारा अगला प्रश्न है, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? क्यों उमड़ आया था? क्योंकि छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी, उसकी सौतेली माँ थी। उसे लगता कि जिस तरह से उसकी सौतेली माँ उससे पूरा दिन काम करवाकर उसे खाने के लिए रूखा सूखा देती है, उसी प्रकार गया भी उन बैलों से बहुत काम लेता था और खाने के लिए रूखा सूखा देता था। तो बच्ची को उनके साथ आत्मीयता थी, इसलिए उनको उनके ऊपर प्रेम आता था। हमारा अगला प्रश्न है, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? कौन से नीति विषयक मूल्य उभर के आए हैं? मित्रता नंबर 1, मित्रता के बारे में बताया ही गया। आज़ादी का मूल्य कि आज़ादी कैसे उन दोनों को, बैलों को प्राप्त होती है और कैसा उसका मूल्य होता है। और एकता में शक्ति, एकता में शक्ति होती है, ये बताया गया है इस कहानी में। ये हमारे मुख्य नीति विषयक मूल्य भरकर कहानी के साथ सामने आए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे को की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ मूर्ख का प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है? वैसे तो गधे के लिए रूढ़ होता है जिसको हम बदल नहीं सकते। रूढ़ शब्द इसके लिए प्रयोग किया गया मूर्ख का, लेकिन कहानी में इसमें नई परिभाषा दी गई है। इसके जो स्वभावगत गुण हैं, जैसे क्रोधी, दुख सुख में साथ देना, असंतोष प्रकट ना करना, गुस्सा ना करना, ये सब जो है गुण हैं, वो सभी गुण ऋषि मुनियों में भी पाए जाते हैं। तो कहानी के माध्यम से नई ये जो परिभाषा है, इन गुणों की तुलना ऋषि मुनियों से की गई है। नेक्स्ट है, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? अब किन घटनाओं से पता चलता है? दोनों एक साथ नान में मुंह डालते, एक साथ बाहर निकालते थे नान से मुंह, दोनों एक दूसरे को सूंघ कर चाट कर आपस में प्रेम प्रदर्शित करते थे। मटर के खेत में जब वो लोग पहुँचे और जब सड़क से उनका मुकाबला हुआ तो दोनों ने उनका एक साथ मुकाबला किया। कांजी हाउस में भी घट्टेबंदी बनाए गए, वहाँ पे उन्होंने वहाँ अपनी मित्रता का परिचय दिया, खुद आज़ाद ना हो करके दूसरे पशुओं को आज़ाद करवाया, और दोस्ती के लिए मोती हीरा के साथ वहीं रुक गया। कुछ ऐसी बातें हैं ये सब जो हमें बताती हैं कि दोनों में कितनी ज़्यादा दोस्ती थी। लेकिन औरत जात पर सिंह चलाना मना है, ये भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। प्रेमचंद जी स्त्रियों के प्रति सम्मान का भाव रखते थे। हालांकि उस समय
स्त्रियों की जो दशा थी समाज में वो ठीक नहीं थी। स्त्रियां पुरुषों के ऊपर आश्रित थी, उनके ऊपर हाथ उठाना इत्यादि ये नॉर्मल बात थी, समान बात थी। लेकिन सभ्य समाज का कोई कायदा कानून होता है और वहाँ स्त्रियों पर हाथ उठाना कायरता की निशानी माना जाता है। यही इस प्रश्न में स्पष्ट किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में जिस तरह से व्यक्त किया गया है, पशुओं और किसानों को, पशु और किसानों के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों एक दूसरों के पूरक हैं। हल जोतने, भार ढोने, बोझा उठाने, इन कामों में पशुओं का उपयोग किया जाता है। किसान पशुओं से बहुत प्रेम करते हैं और पशु भी अपने मालिक के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। ये उस समय की बात है जब कांजी हाउस में जब उसने सारे जानवरों को भगा दिया था। इस कथन के आलोक में उनकी विशेषताएं, मोती की विशेषताएं बतानी है आपको इस प्रश्न में। तो वो साहसी था, आक्रामक होते हुए भी परोपकारी था। खुद तो नहीं जा पाया लेकिन दूसरे जानवरों को उसने छुड़वा दिया। साहसी था, उसने साहस का परिचय देते हुए मित्रता के प्रति पतिव्रत था, क्योंकि वो एक सच्चा मित्र था। आशय स्पष्ट कीजिए। आशय मतलब जो लाइंस दी गई हैं उसका अर्थ बताना है अपने शब्दों में। का भाग है, अवश्य उसमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का भाव दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। उसमें ऐसी शक्ति थी किसमें? पशुओं में ऐसी शक्ति थी होती है मूक भाषा में बात करना, बिना कहे वो एक दूसरे की बात को समझ लेते हैं। उनमें ऐसी शक्ति होती है जिसे श्रेष्ठता का दावा करने वाला सबसे श्रेष्ठ मनुष्य जो समझता है उसके पास भी ये शक्ति नहीं है। अगला पॉइंट, उस एक रोटी से उसकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। जब छोटी बच्ची उन्हें एक एक रोटी देती थी तो दोनों की भूख क्या शांत होती, क्योंकि हट्टे कट्टे तंदुरुस्त बैल थे, एक रोटी से उनका क्या होता। लेकिन जिस प्रेम के साथ वो बच्ची वो रोटी उससे देती थी, ऐसा लगता था मानो कि उनके हृदय को खाना मिल गया है, हृदय को भोजन मिल गया और वो संतुष्ट हो गए। प्रश्न नंबर 10। गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया, क्यों? क्योंकि अब इसमें पॉइंट दिए गए हैं, इसमें आपको सही उत्तर के आगे निशान लगाना है। पहला उत्तर है गया पराये बैलों पे अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। दूसरा पॉइंट है गरीबी के कारण खली आदि खरीदना उसके बस की बात नहीं थी। खली एक पदार्थ होता है जो पशुओं के चारे में मिलाया जाता है। तीसरा, वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। उसे खली आदि सामग्री की जानकारी न थी। तो इसमें आपने सोच ही लिया होगा इसका क्या आंसर होगा। इसका आंसर होगा क्योंकि वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। उसने रास्ते भर उन्होंने गया को बहुत परेशान किया था, तो इसीलिए वो उसके व्यवहार से बहुत दुखी था। ये था हमारे
अगले बैलों की कथा के प्रश्न उत्तर। इन प्रश्नों के साथ एग्ज़ाम में 2-2 नंबर के आते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इसी चैप्टर से आएंगे, एक क्वेश्चन कोई आएगा, बाकी हो सकता है दूसरे पाठों से आए, लेकिन जो ऐसे प्रश्न जो आएंगे वो 2-2 नंबर के आते हैं। टोटल 8 या 10 नंबरों के प्रश्न आते हैं। अब बच्चों, ये बैलों की कथा के मैंने प्रश्न उत्तर भी बता दिए आपको और इसकी कथा भी बता दी है। बच्चों, हम लोग ऑनलाइन स्टडी करा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं इसके लिए, लेकिन आप लोग के जो हम लोग कोड देते हैं, कमेंट हम लोग को नहीं मिल रहा है। अगर आप लोग वीडियो देख रहे होंगे तो कुछ ही बच्चों के कमेंट हम लोग को मिल रहे हैं, तो कम से कम उसको देखिए, पूरा वीडियो देखिए और कमेंट तो कीजिए, जिससे हम लोग को भी लगेगा जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं वो हम लोग की सफल हो रही है। अगर कोई मेहनत करता है तो उम्मीद करता है कि उसकी मेहनत सफल हो, और जब टीचर मेहनत करता है तो वो उम्मीद करता है कि बच्चे उसको उसकी मेहनत को सफल करें। और ये तब होगा जब बच्चे उस वीडियो को देखेंगे, कमेंट करेंगे, तो टीचर को पता चलेगा मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरी मेहनत सफल हो रही है, तो उसका पढ़ाने का भी मन करेगा, वो और अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करेगा। बच्चों, कहीं ना कहीं टीचर अपनी शिक्षा में अलग अलग तरह की चीज़ें लेके आता है कि बच्चों को उससे कुछ ना कुछ प्राप्त हो, इंटरेस्टिंग बातें सामने आए जिससे बच्चे कुछ सीखें। लेकिन अगर बच्चे प्रयास नहीं करेंगे तो टीचर का हौसला भी टूटता है। तो बच्चों, टीचरों का हौसला बढ़ाए रखने के लिए आपको पढ़ाई करनी है और अपने भविष्य के लिए भी करनी है। ये तो हुई टीचर की बात, लेकिन इससे आपका भविष्य बन रहा है, अपने भविष्य के लिए भी आपको पढ़ाई करनी है, स्टडी करनी है। बच्चों, आप लोगों को मालूम है क्या माहौल है, कि इस समय कितना प्रकोप चल रहा है, कितनी परेशानियां हैं, तो आपको इन सब को समझते हुए पढ़ाई पे विशेष ध्यान देना है। थैंक यू।